हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक एम्प्लॉय या लेबर टर्नओवर। ये वीडियो जो है ये सेकेंड वीडियो है एम्प्लॉय टर्नओवर का। इसका पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रखा है, तो जो भी लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस टॉपिक का जो पहला वीडियो है उसको देख सकते हैं। प्लस और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे बीकॉम के, हर एक सब्जेक्ट हम लोग कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तुम प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में तुमको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का वीडियो तुमको वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, तुम बैठ के सब्सक्राइब करवाना, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों को फ्री में एजुकेट करने के लिए। यहाँ जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब में, तो तुम लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा इसको करने के लिए। कमेंट करके तुम बता सकते हो कि तुमको वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे हम लोग और ज़्यादा मोटिवेशन से वीडियोस बनाएंगे। प्लस हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सबका लिंक दिया हुआ है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो, जिससे तुमको यहाँ पे जो भी पीडीएफ ओपन होता है वहाँ का नोट्स तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। प्लस हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चंस, प्लस डाउट सेशंस, एग्ज़ाम के टाइम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे के सारे चीज़ डिस्कस होंगे अपने टेलीग्राम चैनल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तुम उसको ज्वाइन करो। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले दो चीज़। पहला, एम्प्लॉय टर्नओवर होने का कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। याद है एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? चेंज ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं हम लेबर या एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे आज के क्लास में कॉजेस, आखिर एम्प्लॉय टर्नओवर क्यों होता है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट, एम्प्लॉय टर्नओवर का क्या इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्या नुकसान होता है ऑर्गेनाइजेशन को अगर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉय चेंज होंगे तो। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉजेस ऑफ एम्प्लॉय या लेबर टर्नओवर। सबसे पहला है पर्सनल कॉज। पर्सनल कॉज मतलब बेटा उसका निजी मामला है, अपने उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं लग रहा, उसको सुइटेबल नहीं लग रहा, उसके घर में कोई इश्यूज है, उसका पर्सनल कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाना चाहता है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को रोकना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज वो हमारे वजह से नहीं छोड़ के जा रहा है, उसका कोई पर्सनल रीज़न है, उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसके वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना चाहता है। तो इसको सॉल्व करना या इसको अवॉइड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, चलो रीड करते हैं क्या बोल रहा है। ऑल द पर्सनल रीजंस मतलब निजी मामले, विच इंड्यूसेस और कंपेल, कंपेल मतलब मजबूर कर देता है एक आदमी को, है ना, इंड्यूसेस और कंपेल एन एम्प्लॉय टू लीव हिज जॉब। सच कॉजेस इंक्लूड द फॉलोइंग: चेंज ऑफ जॉब्स फॉर बेटरमेंट, अलग जगह जाना चाहता है क्योंकि उसको वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, तो वो छोड़कर जाना चाहता है, तो हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। दूसरा, जल्दी वो रिटायर हो गया क्योंकि उसका तबीयत बहुत खराब रहता है, इल हेल्थ है, या उसका ओल्ड एज आ गया है, इस वजह से वो रिटायर हो रहा है, तो वो भी उसका पर्सनल रीज़न है। दूसरा, तीसरा, उसके घर में कोई झगड़ा हो गया, उसकी बीवी उसको दौड़ाती है, बेटा बहुत मारती है उसकी बीवी, उसको काम करने जाने नहीं देती है। बोला ऐसा ऐसा क्या काम करता है, तुम भी यूट्यूबर बनो। उसकी बीवी रोज उसको डंडा लेके दौड़ा रही है, बोला बेटा तू भी यूट्यूबर बन। बताओ यूट्यूब चलाना आसान है क्या? आसान है यूट्यूब चलाना? तुम बोल दो यूट्यूब बनो, यूट्यूब करो, यूट्यूब चलाना आसान थोड़ी है ना। तो उसकी बीवी बोल रही है उसको यूट्यूब चलाओ, जानते तो यूट्यूब नहीं बोलते, यूट्यूब यूट्यूब, है ना, सुने होगे, है ना, तो यूट्यूब चलाओ बोलती है।
तो यूट्यूब चलाएगा कैसे बेचारा, उसको नहीं आता, अब वो काम करने भी नहीं आ पा रहा, काम छोड़ना पड़ रहा है। तो उसके घर में कोई असुविधा है, कोई प्रॉब्लम है, झगड़ा चल रहा है, उसके वजह से वो काम छोड़ना चाहता है। या फिर डिसकंटेंट ओवर द जॉब्स एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, उसको थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे काम करना सही नहीं लग रहा और वो छोड़कर जाना चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे रीजंस उसका निजी मामला है, उसका पर्सनल रीजन है, और वो उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाना चाहता है। ठीक है, इन ऑल द अबव केसेस द एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन एट हिज विल, वो अपने इच्छा से छोड़कर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू सजेस्ट एनी पॉसिबल रेमेडी इन द फर्स्ट 3 केसेस, आसान नहीं है उसको रोकना क्योंकि वो अपनी इच्छा से जाना चाह रहा है। ठीक है, बट आखिरी वाले में हम थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं अगर हम वर्किंग कंडीशन को थोड़ा इंप्रूव कर दें तो, बट द लास्ट वन कैन बी ओवरकम, लास्ट वन मतलब मार्क कर दिया हूं ग्रीन में, by creating conditions leading to healthy working environment। थोड़ा सा अगर वहां पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक कर दिया जाए तो शायद ये एम्प्लॉय काम छोड़कर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया पहला, दैट इज पर्सनल रीजन, उसका निजी मामला है, निजी डिसीजन है, जिसके वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद अनअवॉइडेबल कॉजेस, जिसमें हम भी उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई रीजन है जो कि हम भी अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, अनअवॉइडेबल कॉजेज आर दोज विच बिकम्स ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मजबूरी हो जाता है, क्या मजबूरी हो जाता है, टू आस्क वन और मोर ऑफ देयर एम्प्लॉइज टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का मजबूरी हो जाता है कभी कभी कि हमको एम्प्लॉय को बोलना पड़ता है कि तुम काम छोड़कर चले जाओ, है ना। हम बेटा बोलना नहीं चाहते, बहुत खराब लगता है एम्प्लॉय को निकालते वक्त, लेकिन मजबूरी हो गया है अपना भी, हम उसको काम से निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या रीजन है भाई उसका, देखो सबसे पहला सीजनल नेचर, कुछ सीजन में काम रहता है और बाकी सीजन्स में काम नहीं रहता, तो जो सीजन में काम नहीं रहता है वो सीजन में हम उतने सारे एम्प्लॉयज का सैलरी कॉस्ट बियर नहीं कर पाएंगे, कंपनी डूब जाएगा बेटा। तो कंपनी डुबाने से अच्छा है एम्प्लॉय को काम से निकालो, है ना। दूसरा, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, पावर का शॉर्टेज है, मार्केट में प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, तो फिर एम्प्लॉय को रखकर करेंगे क्या, रॉ मटेरियल नहीं है, पावर नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है प्रोडक्ट का, तो एम्प्लॉय रहकर करेगा क्या, तो हमको एम्प्लॉय को मजबूरी में काम से निकालना पड़ता है। ठीक है, प्लांट लोकेशन बदल गया, तो अगर प्लांट लोकेशन बदल जाएगा तो कुछ एम्प्लॉयज जो उधर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनको वहां पे हमको काम से निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई वर्कर डिसेबल हो गया, अनफिट हो गया, वो काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो वैसे एम्प्लॉय को भी निकालना पड़ेगा। डिसेबिलिटी, मेकिंग अ वर्कर अनफिट फॉर वर्क। एंड लास्ट वन, डिसिप्लिनरी मेजर्स, डिसिप्लिनरी मेजर मतलब डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है। अभी जो ये जो वर्कर है मैनेजर को पीटा है, तो बताओ जो वर्कर अपने मैनेजर को पीटेगा, क्या हम ऐसे वर्कर को काम पर कंटिन्यू रखेंगे, बेटा काम पर कंटिन्यू तो रख दोगे तुम, मैनेजर का जिंदगी हराम हो जाएगा। क्यों, एक एम्प्लॉय पीटा है आज, कल दिन 10 एम्प्लॉय और मारेंगे, है ना, मैनेजर का हरकत तो वैसा रहता ही है ना। तो 10 एम्प्लॉय और पीटेंगे उसको और कुछ होगा नहीं, क्योंकि अपने पहले वाले को निकाले नहीं, तो बाकी वालों के भी हम एक्शंस नहीं ले पाएंगे उनके ऊपर, है ना। तो अगर डिसिप्लिनरी मेजर्स है और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता, तो हमको उसको काम से निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड रीजन, दैट इज अनअवॉइडेबल रीजन, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, एंड थर्ड वन, अवॉइडेबल रीजन, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अवॉइडेबल कॉजेस आर दोज
which require the attention of management on the continuous basis so as to keep employee turnover ratio as low as possible. इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, अगर इसको टाइमली ध्यान दिया जाए इस मैटर्स के ऊपर, तो ये जो रीजन है, ये जो कॉजेस है, इसको अवॉइड किया जा सकता है ना। द मेन कॉजेस अंडर दिस केस आर इंडिकेटेड बिलो। पहला, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है जॉब से, रेम्यूनरेशन से, वर्किंग आवर्स से, वर्किंग कंडीशन से, तो ये सबको तो इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सबको तो ठीक किया जा सकता है ना। तो ये सब अवॉइडेबल है, अगर मैनेजमेंट टाइमली ध्यान दे तो ये सब रीजंस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और एम्प्लॉय काम छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, झगड़ा हो रहा है, स्ट्रेन्ड रिलेशन विद मैनेजमेंट, सुपरवाइजर और फेलो वर्कर्स, अच्छा रिलेशन नहीं है मैनेजमेंट के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, बाकी और वर्कर्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो हम उसको सुधार सकते हैं, है ना। अगर टाइमली हम गाइड करें, बातचीत करें एम्प्लॉय से, तो हम रिलेशन सुधार सकते हैं एम्प्लॉय का और वो काम छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी, टाइमली उसको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा, नया नया चीज सीखने को नहीं मिल रहा, प्रमोशंस नहीं मिल रहा है, तो ये सब चक्कर में एम्प्लॉय काम छोड़कर जा सकता है, तो इसको भी हम ध्यान दे सकते हैं, अवॉइडेबल है ये। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिक्रिएशनल और मेडिकल फैसिलिटीज, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा नहीं है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज अच्छा नहीं है, तो ये सब की वजह से भी एम्प्लॉय काम छोड़कर जा सकता है। एंड कम पैसा देते हो, ये तो मेन रीजन है, ये सब ऊपर का सब रीजन फालतू है, सबसे मेन रीजन क्या है, पैसा। पैसा कम मिलेगा, एम्प्लॉय काम छोड़कर जाएगा। घर में उसके बीवी बच्चे, बीवी बोल रही है नायिका का मेकअप करूंगी, बेटा बोल रहा है उसको डेयरी मिल्क चाहिए, तो कहाँ से आएगा पैसा? पैसा चाहिए ना सब काम करने के लिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? सैलरी से आएगा। सैलरी ही कम रहेगा तो घर में बीबी को नायिका का मेकअप नहीं दिला पाएगा, वो दिलाना चाहता भी नहीं है बेटा, रियलिटी में बता रहा, क्योंकि उसका मानना है कि मेकअप लगाओ ना लगाओ, तुम दिखते तो वैसे ही हो, तो क्या फायदा इतना महंगा खर्चा करके? कौन सा मेकअप से थोबड़ा सुधर रहा है? अगर मेकअप से तुम्हारा थोबड़ा, थोबड़ा समझते हो, फेस, फेस अगर सुधर रहा है तो फिर खर्चा करके फायदा है, लेकिन मुंह पे बोल नहीं सकता, मुंह पे बोल दिया ना बेटा, जिंदगी हराम हो जाएगा उसका, है ना। तो ये सब वजह से एम्प्लॉय काम छोड़ सकता है, तो ये सब अवॉइडेबल है, इस सबको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो तीन मेन रीजन है, तीन मेन कॉजेस है, वन पर्सनल कॉज, सेकेंड वन अनअवॉइडेबल कॉज, एंड थर्ड वन अवॉइडेबल कॉज। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर से क्या इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, देखना, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान महंगा बनता है। कैसे महंगा बनता है? पहला, इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज डिस्टर्ब्ड, प्रोडक्शन ठीक से हो नहीं पा रहा, क्योंकि बार बार एम्प्लॉय जा रहे हैं, नए आ रहे हैं उनके जगह, तो प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा हैम्पर होता है इससे। सेकेंड, नए एम्प्लॉय का एफिशिएंसी कम रहता है, क्योंकि वो बेटा जानता नहीं है ना, पुराना एम्प्लॉय क्या जान गया है, जब पुराना एम्प्लॉय जानकार हो गया है, सब कुछ जानता है अच्छे से, तो जल्दी जल्दी काम करता है वो, लेकिन नया एम्प्लॉय जानता नहीं है तो उसका एफिशिएंसी स्लो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा बढ़ता है ट्रेनिंग करवाने में, नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता नहीं है, कुछ काम के बारे में नहीं जानता, तो उसको ट्रेनिंग करवाना पड़ता है और ट्रेनिंग में बहुत पैसा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, नया एम्प्लॉय आएगा तो तोड़फोड़ मचाएगा, क्योंकि वो जानता नहीं है ना बेटा काम करने नहीं जानता, मशीन कैसे चलाना है नहीं जानता, तो ये सब से क्या होता है, रिसोर्सेस वेस्ट होता है, क्योंकि कुछ चीज खराब हो जाएगा, कुछ चीज तोड़ देगा वो, है ना, तो ये सब से रिसोर्सेज वेस्ट होगा। न्यू वर्कर इंक्रीजेस ब्रेकेज, टूल्स, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर काम पर हम एम्प्लॉय को रखेंगे तो रिक्रूटमेंट का खर्चा बढ़ेगा,
हमको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, नए एम्प्लॉयज़ को लाएंगे, सिलेक्शन करते हैं, उनका ट्रेनिंग करवाते हैं, इंटरव्यूज करवाते हैं, ये सब का खर्चा लगता है, तो ये सब खर्चा भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारा खर्चा बढ़ता है, बहुत सारा खर्चा इंक्रीज होता है नए एम्प्लॉय के आने के वजह से। पहला, प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होता है। दूसरा, नया वर्कर का एफिशिएंसी कम रहेगा। तीसरा, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, नए वर्कर को सिखाने का बहुत पैसा लगेगा। चौथा, वर्कर रिसोर्सेस वेस्ट करेगा, ब्रेकेज होगा। पांचवा, नए वर्कर का रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, इंटरव्यूज, ये सब करवाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। तो जब ये सारा खर्चा को हम मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें चलते हैं। तो ये जितना भी कॉस्ट हम ऊपर पढ़े, जितना भी टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़े, उसको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो प्रकार का कॉस्ट होता है, एक प्रिवेंटिव कॉस्ट, मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर ना हो इसके वजह से, प्रिवेंशन, याद होगा, सुने होगे बहुत बचपन में भी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, मतलब रोक लेना ज्यादा बेटर है बाद में ठीक करने से। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो वैसे यहाँ पे भी प्रिवेंशन कॉस्ट, मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर ना हो उसके वजह से हमको कुछ थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए, एम्प्लॉय को खुश करने के लिए। ठीक है, और दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फिर भी अगर एम्प्लॉय खुश नहीं होता है, काम छोड़कर चला जाता है, तो उसके जगह नए एम्प्लॉय लाएंगे, उसका जो कॉस्ट होगा उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, देखना, द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर रोकना, प्रिवेंट एम्प्लॉय टर्नओवर और टू कीप एज लो एज पॉसिबल, या तो उसको पूरा रोकना या कम से कम करना, मतलब प्रिवेंट करना, एम्प्लॉय को काम छोड़कर ना जाने देना, उसके लिए जो खर्चा लगेगा उसको खुश करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। ठीक है, पहला कॉस्ट ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा मेडिकल बेनिफिट्स हम देते हैं उसको, एक्स्ट्रा वेलफेयर लाइक पेंशन मिलेगा, रिटायर होगा तो ज्यादा पैसा देंगे उसको, और जो अदर बेनिफिट्स देंगे जैसे उसका सैलरी बढ़ा दिए, उसका अलाउंसेस बढ़ा दिए, उसको घर दे दिए, फ्री में खाना दे दिए, तो ये सब जो हम बेनिफिट्स उसको देते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दे दिए, इंश्योरेंस दे दिए, उसके बच्चे का फ्री में एजुकेशन करवा दिए, ये सारा का ये सारा का सारा खर्चा जो हम करते हैं वो सब कुछ क्या है, प्रिवेंशन कॉस्ट है, मतलब हम एम्प्लॉय टर्नओवर रोकने के लिए ये सारा का सारा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो डेट ऑल कॉस्ट आर नोन एज प्रिवेंशन कॉस्ट एंड ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर, प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है, कम लगेगा, प्रिवेंशन करोगे खर्चा कम होगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉय काम छोड़कर चला जाएगा, उसके जगह नया लाना पड़ेगा, तो खर्चा काफी ज्यादा होगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, these are the cost which arises due to employees turnover. If employee leave soon after they acquire the necessary training and experience, काम सीखने के बाद, प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद अगर वो काम छोड़ देते हैं, then additional cost will have to be incurred on new employee, that is cost of recruitment, training, induction, abnormal breakage, scrap, extra wages and other losses due to inefficiency of new worker. काम अगर वो छोड़ के चला जाता है तो बहुत खर्चा होगा। फिर क्या क्या खर्चा होगा देखो, उसको काम पर रखेंगे नए को, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, सिलेक्शन करेंगे, उसका ट्रेनिंग करवाएंगे, नुकसान करेगा, नया एम्प्लॉय आएगा तो तोड़फोड़ मचाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा वेजेस मांग सकता है और नुकसान होगा, क्यों, क्योंकि वो इनएफिशिएंट होगा। पुराना व्यक्ति जितना स्पीड में काम करता था
नया एम्प्लॉय उतना स्पीड में काम नहीं कर पा रहा, तो ये सारा का सारा नुकसान जो होगा ये सबको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, it is obvious that company will incur very high replacement cost, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, if the rate of employee turnover is high. Similarly, only adequate prevention cost can keep employee turnover at a low level. अगर सही प्रिवेंशन करेंगे हम, अगर प्रिवेंशन करने में थोड़ा खर्चा करेंगे तो ही तुम्हारा एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होगा। और अगर एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस हो गया, प्रिवेंशन करने से एम्प्लॉय टर्नओवर अगर रिड्यूस हुआ, तो उसके वजह से रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, क्योंकि टर्नओवर कम होगा तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कम आएगा। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है एम्प्लॉय टर्नओवर। हम लोग क्या क्या पढ़े इसके अंदर, प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़े थे हाउ टू कैलकुलेट मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है, कैलकुलेशन का तरीका पढ़े थे। आज के वीडियो में हम पढ़े सबसे पहला कॉजेस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर क्यों होता है, और दूसरा इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर से क्या इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके या हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उसको फॉलो जरूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।